बहू चली मायके। ये कहानी है सुधा देवी की बहू मिली की, जिसका हर दूसरा दिन मायके में बीतता था। शाम के 7 बज रहे थे, तभी अनुराग दफ्तर से घर में दस्तक देता है, जिसके बाद जैसे ही वो कमरे में कदम रखता है, मिली सूटकेस में साड़ियां सजा रही थी। क्या हुआ मिली, ये सूटकेस क्यों पैक कर रही हो? हनी सिंह के साथ हनीमून पर जा रही हूँ, चलोगे? अरे तुम मुझ पर क्यों भड़क रही हो? मैं तो बस पूछ रहा था ना। पूछना ही है तो अपनी माँ से जाकर पूछो। पता नहीं कौन से चक्की का आटा खाती है, सारा दिन चिल्लाती रहती है। कभी जेठानी जान खाती है तो कभी सास मेरे किए कामों में नक्श निकालती है। तुम्हारी माँ के तीखे तानों से तो मेरे कानों से खून निकलता है। चलो मिली, मैं मलहम पट्टी करवा देता हूँ। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ अनुराग। या तो जाकर अपनी माँ को समझाओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। मिली मेरी जान, मैंने तुम्हें कहा तो है कि अपनी सास के फटकार को फेफड़ों पर मत लिया करो। पता था मुझे, तुम मुझे ही समझदारी का पाठ पढ़ाओगे। जा रही हूँ मैं मेरे मायके। इतना बोलकर बहू अपना सूटकेस उठाकर ससुराल से अपने मायके चली जाती है, जहाँ उसकी भाभी भावना कहती है, अरे मिली, तुम यूं अचानक मायके? कोई फोन कॉल भी नहीं किया। क्यों भाभी, अब क्या मिली को अपने मायके आने के लिए भी आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? मिली स्वभाव से बेहद चिड़चिड़ी और झगड़ालू थी। वो बहू तो बन गई थी, मगर सास की बातें बर्दाश्त करना उसने सीखा नहीं था। वो अपनी भाभी पर ही उखड़ रही थी कि उसकी माँ ममता वहां आती है। अरे मिली, तू फिर अपने ससुराल वालों से झगड़ कर आ गई। माँ, मैं क्या आपको झगड़ालू लगती हूँ? आप तो जानती है कि मेरी सास एकदम तीखी मिर्च के जैसे ताने मारती है। 1-2 दिन अच्छा भला बीतने के बाद उनकी किचकिच शुरू हो जाती है। और मेरी जलोकड़ी जेठानी तो मेरे देवरानी होने के कारण मुझ पर दामन चलाती है। इसलिए जब पानी सर से ऊपर उफन पड़ता है तो मुझे ससुराल से मायके आना पड़ता है। बेटी ससुराल में खट्टी मीठी नोक झोंक होती ही रहती है। हर छोटी बड़ी बात पर मायके चले आना मुमकिन नहीं। अब तू उस घर की बहू है। माँ प्लीज, आप मेरे ससुराल वालों के लिए सफाई पेश मत करो। मैं मेरे बेडरूम में जा रही हूँ। मिली अपनी माँ की बात काटकर कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी बहू के अचानक मायके चले जाने से उसकी सास सुधा कहती है, अनुराग, शाम को घर आते वक्त बहू को उसके मायके से लेते आना। गुस्से में फूल कर मायके गई है, अपने मन से तो आने से रही। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा। शाम को अनुराग मिली के मायके आता है, जहाँ भावना उसे चाय नाश्ता कराती है, और मिली ससुराल आती है, जहाँ उसकी जेठानी जानवी कहती है, अरे देवरानी जी, तुम आ गई। कहो, कैसा बीता मायके में वक्त? बहुत अच्छा जेठानी जी। मैं तो मायके में अभी महीना भर और रुकने वाली थी, मगर अनुराग के ठग के मारे लौट आई, वरना ससुराल आने का मेरा इरादा नहीं था। मेरे मायके वाले मुझ पर जान छिड़कते हैं। बहू ससुराल वालों के सामने इतराते हुए मायके की तारीफ करते हुए अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही थी। दिन गुजरते हैं, फिर एक दिन सास बहू से बोलती है, मिली बहू, मुझे और जानवी बहू को काम से जाना है। अगर आने में देर सवेरे हो जाए तो आज का खाना तुम देख लेना। क्यों माँ जी, जेठानी जी के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? छोटी बहू, अगर एक वक्त का खाना तू बना लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? तू भी तो इस घर की बहू है। देखिए माँ जी, मुझ पर सास का रुआब मत झाड़िए। मैं इसलिए भर भर के दहेज नहीं लेकर आई थी कि मैं बर्तन मांजूं और किचन में करछी चम्मच चलाऊं। वैसे भी जेठानी जी का काम उन्हीं को सचता है। बहू की बहानेबाजियां देखकर सास चुप्पी तोड़कर बोल पड़ती है, बहू सास की चुप्पी साधने का ये मतलब नहीं कि तू काम चोरी करती रहे। जब तक मेरा शरीर चलता था, मैं खुद ही बड़ी बहू का हाथ बटा देती थी। क्यों माँ जी, जेठानी जी के हाथों में क्या जंग लग गए हैं जो आपको उनकी भी हुजूरी करनी पड़े? एक तो दहेज में एक भी खोटा सिक्का साथ नहीं लाई। उनका मिली से कोई मेल नहीं। अपने मायके पर उंगली उठती देखकर जेठानी अपनी जुबान पर जड़ी चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है, सही कहा मिली, मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं। क्योंकि तुम बहू बनकर ससुराल तो आ गई, मगर इस घर में घुल मिल ना सकी। हर दूसरे दिन तुम छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर पहले झगड़ती हो और फिर अपना झोला झटा उठाकर मायके फरार हो जाती हो। अरे तो मैंने क्या आपके मायके जाने पर लॉकडाउन लगा रखा है? हाँ, जब देखो सास और जेठानी का हक जताती फिरती है। कितना अच्छा भला मैं अपने मायके में मजे से रह रही थी।
अगर तुझे तेरा पीहर इतना ही पसंद आ गया है तो उठा गठरी और धर पकड़ अपने मायके की डगरी। ये सुनकर मनमौजी बहू पर्स लटकाए मायके चली जाती है। मिली, तुम फिर मायके चली आई? क्यों भाभी? अब क्या मुझे मेरे ही मायके में मेहमानों की तरह बताकर आना होगा? मेरे वो कहने का मतलब नहीं था मिली। अरे मिली, तू अभी 2 दिन पहले ही तो ससुराल गई थी। बस माँ, मन किया तो चली आई। आज फिर मेरी सास और जेठानी जहर उगल रही थी। इससे पहले कि मेरे कान पकते मैं मायके आ गई। मगर आप परेशान मत हो माँ, अनुराग खुद ही मुंह उठाकर मुझे लेने मायके आएंगे। ये अच्छी बात नहीं है मिली, तू अपने ससुराल वालों के सीधेपन का गलत फायदा उठा रही है। माँ प्लीज, आप मेरे ससुराल वालों की तरफदारी मत करो। मिली अटपटा सा मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है मगर इस बार बहू के ससुराल से कोई नहीं आता। मिली सारा दिन अपनी भाभी से खाने पीने की फरमाइश किया करती थी। एक शाम, भावना भाभी, मुझे ना समोसे खाने हैं, झटपट से मेरे लिए समोसे तल दो और साथ में सौंफ वाली स्वादिष्ट चटनी भी बनाना। ये सुनकर भावना मिली को टेढ़ा जवाब देती है। तुम्हारे हाथों में जंग तो नहीं लगी मिली? हाथ चलाओ और तलती रहो समोसे। जब मन करता है मुंह उठाकर मायके चली आती है। अपनी ननद को खरी खोटी सुनाकर भावना कमरे में चली जाती है। अब तो यह हर दिन की बात बन गई थी जब मिली को भाभी से मायके आने के ताने मिलते थे। एक रात, मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ो रवि। यह आवाज सुनकर मिली और ममता वहां आती हैं। रवि, बहू कहाँ जा रही है? अपने बेटे से क्या पूछती हो माँ जी? मैं बताती हूँ, मैं मेरे मायके जा रही हूँ। आपकी बेटी मेरे गले में फांस बन गई है। जब देखो मुंह उठा के मायके चली आती है। अब तो इस घर में ये रहेगी या मैं? उस वक्त मिली के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वो बोलती है, नहीं भाभी, रुक जाओ। मेरी वजह से मेरे भाई भाभी की शादीशुदा जिंदगी छिन्न भिन्न हो, ये मिली को मंजूर नहीं। मैं जा रही हूँ। मिली अपना सामान लेकर ससुराल जाने लगती है। तभी उसकी माँ उसे विदा करते हुए बोलती है, बेटी, जिस पल से तुझे अपनी सास में माँ की परछाई दिखने लगेगी, तुझे सास के तीखे ताने कब गुड़ के जैसे मीठे लगने लगेंगे, तुझे भनक भी नहीं लगेगी। बेटियों का जीवन उस पंछी पखेरु के जैसे है, जहाँ उसे ससुराल और मायके में 2 अलग किरदार के साथ बसेरा बनाना पड़ता है और साथ में ससुराल वालों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। बहुत सारे रास्ते सोचते हुए ससुराल आती है, जहाँ उसे देखकर ससुराल वालों का चेहरा खुशी से खिल उठता है। अरे मिली बहू, तू आ गई, मुझे माफ कर दे। मैं उस दिन तुझसे सख्ती से पेश आई। नहीं माँ जी, गलती आपकी नहीं थी। मैं ही इस घर की बहू ना बन पाई और हर बार बहू की जिम्मेदारी से बचने के लिए मायके चली जाती थी। भूल गई थी कि शादी के बाद ससुराल ही बहू का असली घर होता है। उस दिन के बाद से मिली बहू बनकर ससुराल में ही रहने लगती है। कड़वा कथन है, मगर 7 फेरों के बाद, बेटी का किरदार बदलने के बाद वो अपने ही मायके के लिए मेहमान बनकर रह जाती है। शीतल का शरीर नीला पड़ गया था। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। कुछ देर बाद उसको होश आने पर सास कमला और देवरानी उससे मिलने आते हैं तो वो फूट फूट कर अपनी देवरानी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, सुप्रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा कितना दिल दुखाया है, तुम पर अत्याचार किया, तुम्हारे साथ वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें मारना चाहती थी लेकिन मेरी बाजी मुझ पर उल्टी पड़ गई और मुझे करंट लग गया। देखो तो, मैं तुम्हारे रंग का मजाक उड़ाती थी और आज मैं खुद नीली पड़ गई। मुझे माफ कर दो। जेठानी जी, आपको आराम की सख्त जरूरत है और रही बात माफी की, तो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफी है। मैंने आपको दिल से माफ कर दिया। अब से हम हमेशा प्यार से रहेंगे। देखा बहू, मेरी बहू का दिल कितना बड़ा और साफ है। इसलिए कभी भी किसी के रंग रूप के बारे में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी इंसान के दिल का, उसके व्यवहार का अच्छा होना जरूरी है, ना कि उसके रंग रूप का। जी माँ जी, रंग रूप को लेकर जो मेरा घमंड था, आज वो चकनाचूर हो गया है। आखिर घमंडी शीतल ने ऐसा क्या किया था जिसकी माफी वो ऐसी अवस्था में अपनी देवरानी से मांग रही थी? आखिर पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी के शुरुआती भाग में जाना होगा, जहां सुप्रिया की शादी धूमधाम से विराज के साथ हुई थी और गृह प्रवेश के बाद उसकी जेठानी शीतल, जो कि रूपवती थी, कहती है, हाय दैया रे दैया, माँ जी आप किस काली कौवी को इस घर की बहू बनाकर ले आई हैं? अरे क्या आपकी पसंद को जंग खा गया था?
बहू, ये तू छोटी बहू से किस तरह से बात कर रही है? माँ जी, मैंने झूठी क्या बोला? देवरानी जी इतनी काली हैं कि अगर महंगे से महंगा मेकअप भी करा लेंगी तो कभी गोरी नहीं हो पाएंगी। अरे भाभी जाने दो ना, रूप रंग में क्या रखा है। सुप्रिया बहू, तू शीतल की बात का बुरा मत मान। तुम दोनों थक गए होंगे, जाकर आराम करो। दोनों उसकी बात सुनकर चले जाते हैं। अगले दिन सुप्रिया अपनी पहली रसोई में गुलाब जामुन बनाकर लाती है और कहती है, माँ जी खाइए ना, मैंने अपनी पहली रसोई में गुलाब जामुन बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। हाँ बहू, खाती हूँ, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। आहा, खाने में भी बहुत बढ़िया है बहू। अरे ये क्या देवरानी जी, आपने अपनी जैसी दिखने वाली चीज ही बनाई है, मतलब बनाया भी तो काले काले गुलाब जामुन। अरे कम से कम रसगुल्ले ही बना लेती मेरी तरह। लगता है अब इस घर में यही खाना बनेगा, काला सा बैंगन का भरता, काली सी दाल मखनी, कपड़े भी काले पहनोगे और तुम्हारी शक्ल देखकर रोज का दिन भी काला ही हो जाएगा। ये सुनकर सुप्रिया बहू की आंखों से झपझप आंसू गिरने लगते हैं। बहू के आंसू देखकर सास कहती है, बड़ी बहू, अपनी गोरी सूरत पर इतना गुमान भी मत करो कि तुझे होश ही ना हो कि तू क्या बोले जा रही है। अपनी काली जुबान पर लगाम दे। भले ही बहू का रंग काला हो, पर मजाल उसने अभी तक तुझे पलट कर जवाब दिया हो, फिर भी तू उसे सुनाई जा रही है। अरे वो छोटी का लिहाज का दिया तो तू बड़ी होने का लिहाज कर ले। माँ जी, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत कहा, और मैं मुंहफट इसीलिए ही लगती हूँ आपको, क्योंकि सब सामने क्या देते हो पीठ पीछे कहने की मेरी आदत नहीं है। और अगर देवरानी जी काली हैं तो काली ही बोलूंगी, अब मेरी तरह गोरी तो हो नहीं सकती वो। कोई बात नहीं माँ जी, जेठानी जी ठीक कह रही हैं, मैं काली हूँ तो काली ही रहूंगी, मेकअप करके भी गोरा नहीं हो सकती। ये कहते ही सुप्रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शीतल को आंखें दिखाकर कमला भी उसके पास चली जाती है। शाम को विराज आता है और उसे उदास देख कहता है, सुप्रिया क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? सुप्रिया। कुछ नहीं, आप खाना खा लीजिए। अरे बताओ तो, तुम उदास क्यों हो? मुझे नहीं पता। तुम नहीं बताओगी तो मैं माँ से ही पूछ लेता हूँ। विराज अपनी माँ के पास जाकर उनके उदासी का कारण पूछता है, जिसके बाद कमला उसे सब कुछ बता देती है। तभी विराज अपनी शक्ल को काला किए घुटने तक नाड़े वाला कच्छा पहनकर जाता है और उसे घुमाते हुए कहता है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आपने खुद को काला क्यों किया? आप जितना भी खुद को ऐसे कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे प्यार उतना ही करूंगी। मुझे तो लगा मेरे काले होने के बाद तुम मुझसे बात नहीं करोगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस बात को तुम क्यों नहीं समझती हो कि मुझे तुम्हारे रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही भाभी तुम्हें कुछ भी बोले, लेकिन माँ और मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो रंग रूप से बढ़कर है। और भूल जाओ, अगर तुम्हें कोई भी या भाभी तुम्हें फिर से इस चीज का ताना दे, उनकी बातों को दिल से मत लगाओ, जस्ट इग्नोर हर। तभी कमला भी आ जाती है। माफ करना बहू, कमरे से गुजरते हुए तुम दोनों की बात सुन ली, पर बहू मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, बड़ी बहू की बातों को नजरअंदाज कर। जी माँ जी। इस तरह वक्त गुजरता है। सुप्रिया अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल कर घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। वहीं घमंडी जेठानी हमेशा सुप्रिया पर अपना दबाव बनाए रखती थी और उसके कालेपन का मजाक उड़ाती थी। कभी घर में तो कभी बीच बाजार में। मुंह दिखाई में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शीतल का पति विक्रम उसे खूब समझाता है कि देवरानी की इस तरह बेइज्जती न करे। खूब समझाकर वो दूसरे शहर नौकरी करने चला जाता है। शीतल के अत्याचार खत्म नहीं होते। कभी कभार वो सुप्रिया का खाना बिगाड़ देती थी, जिससे कमला सुप्रिया पर चिल्लाया करती थी। घर संभालने की वजह से घर के सभी लोग सुप्रिया की बहुत तारीफ करते थे, पर शीतल ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए एक दिन उसके बाथरूम के टब में पानी भरकर 2 छिली हुई तारों को उस पानी में वो डाल देती है और कहती है, सबको उस काली कलूटी बैंगन लुटी की तारीफ करने की बहुत आदत है ना। मेरा किया हुआ तो भूल गए हैं सब। देवरानी जी, जब तुम यहाँ नहाने आओगी तो इस 440 वोल्ट के झटके को खाकर तुम बच नहीं पाओगी। उसके बाद इस घर पर सिर्फ मेरा राज होगा, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। इस बटन को जैसे ही ऑन करूंगी, इस टब में करंट आना शुरू हो जाएगा।
ये कहते ही शीतल का पांव फिसल जाता है और वो करंट वाले टब में गिरकर करंट की चपेट में आ जाती है, जहां करंट खाकर वो नीली हो गई थी। तभी उसकी आवाज सुनकर सुप्रिया जल्दी से उस बटन को बंद कर उस तार को लकड़ी से हटाती है। दीदी, शीतल दीदी, आपको क्या हो गया? माँ जी जल्दी आइए। अरे छोटी बहू, और ये बड़ी बहू को क्या हो गया? जल्दी से हॉस्पिटल चल इसे लेकर। तभी सास, बहू और विराज उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करता है। करीब 10 घंटे बाद उसे होश आता है, जहां सभी उससे मिलने जाते हैं और रोते हुए जेठानी कहती है, देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें कितना बुरा भला कहा, तुम्हारे रंग रूप का मजाक उड़ाया। आज मैं अपनी ही नजरों में गिर गई और अपने बनाए जाल में भी। मैंने तुम्हें मारने के लिए करंट का इंतजाम किया था और भगवान ने मुझे इसकी सजा दी। मेरा ही पैर फिसल गया और करंट की चपेट में आ गई। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। जेठानी जी, आपको आराम की सख्त जरूरत है, और रही बात माफी की, तो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। अगर बहू तू ये बात थोड़े समय पहले समझ जाती तो अच्छा होता। आज तेरी ये हालत ना होती। देखा, दूसरों को काला कहते कहते तू ही नीली पड़ गई आज। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ जी, और अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जेठानी देवरानी प्यार से रहेंगी। इस तरह शीतल का गोरेपन का घमंड टूट जाता है और वो अपनी देवरानी को छोटी बहन समझकर प्यार करती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, वरना उसी गड्ढे में हम खुद ही गिर जाते हैं। ये कहानी है दिल्ली शहर के प्रेम नगर के मोहल्ले में रहने वाली सत्यवती देवी के घर की, जो अपने पति प्रीतम, बेटे प्रवीण, अनुराग और 2 बहू दीप्ति और माया के साथ रहती थी। भला माया के रहते प्रेम नगर मोहल्ले के लोग बिना झगड़े कहाँ रह सकते थे। भगवान के हाथों एक भारी गलती हो गई थी, क्योंकि उन्होंने माया के भेष में भगवान के द्वापर युग की मंथरा को दोबारा जन्म देकर भेज दिया था। सुबह का सूरज पूरे प्रेम नगर के मोहल्ले को अपनी रोशनी से रोशन कर रहा था। बालकनी में खड़ी माया चाय की चुस्कियों का मजा लेते हुए बोलती है, ये मेरे रहते प्रेम नगर के मोहल्ले में शोरगुल की बजाय शांति कैसे मंडरा रही है। चल माया, आज कुछ तूफान ही करते हैं, जिसकी शुरुआत होगी ससुराल वालों से। इतने के बाद माया रसोई में आती है, जहां दीप्ति के चेहरे पर खिलखिलाहट देखकर लड़ाकू जेठानी के मन में खुराफाती खिचड़ी पकने लगती है। क्या बात है, मेरी देवरानी सवेरे सवेरे सारा बानो क्यों बनी बैठी है? वो क्या है ना जेठानी जी, आज संडे है ना, तो मैंने और अनुराग ने सोचा है कि साथ में संडे सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए आज जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। ये सुनकर भड़काऊ जेठानी जल भुनकर मन में बोलती है, अच्छा, तो सैर सपाटे की प्लानिंग हुई पड़ी है। मगर तुम देखती जाओ मेरी भोली देवरानी, मैं तुम्हारी खुशियों में कैसे खलल डालती हूँ। जेठानी सीधे सास के पास आकर बोलती है, माँ जी, मेरी मानिए तो आप संन्यास ले लीजिए, क्योंकि घर में आपका होना ना होना एक बराबर है। क्यों बड़ी बहू, तेरी माँ जी मिस्टर इंडिया बन गई है क्या, जो दिखती नहीं? माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। दरअसल आप देखकर भी देख ही नहीं पाती। वहाँ देवरानी जी बगैर आपसे पूछे घूमने जाने के लिए सारा बानो बनकर तैयार है। सास जेठानी की भड़काऊ बातों में आ जाती है और बोलती है, छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, अरे ओ मेरी बहरी बहू। जी माँ जी, बुलाया? अरे कान क्या कोल्हापुर छोड़ाई थी, कह दे गला फाड़ रही हूँ। सुन, मुझे तेरे ससुर जी के साथ सत्संग में जाना है। मैंने किचन में कैरी रखवाई है, उसे काट धोकर धूप में डाल देना और सभी के सर्दियों के कपड़े और बिस्तर निकाल देना। इस तरह सास बेचारी बहू पर बहुत सारे कामों का बोझ लाद कर चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद देवरानी का पति अनुराग गुस्सैल गुब्बारे के जैसे दीप्ति पर बरस पड़ता है। दीप्ति, तुम्हारी जिम्मेदारियों की झंझट खत्म नहीं हुई? अरे तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो, जैसे कि मैं जानबूझकर कामों में लगी हूँ। क्या बात है मोहतरमा, इसे कहते हैं चोरी, और ऊपर से सीना जोरी भी है? अब तुम फ्री नहीं थी तो फ्री फोकट में मेरा वक्त खराब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, जाने कैसी बोर्डम बीवी पल्ले पड़ गई है। इस तरह अनुराग और दीप्ति के बीच की बहसबाजी लड़ाई में बदल जाती है। दूर बैठी जेठानी देवरानी और देवर में हो रही लड़ाई का लुत्फ उठाते हुए कहती है, अब हुई ना सुबह की स्पाइसी शुरुआत। चल माया,
अब बारी है मोहल्ले में मारधार मूवी की शुरुआत करने की। जैसे ही जेठानी बाहर निकलती है तो बाजू में रहने वाली पड़ोसन रंगीली बोलती है, अरे ओ सत्यवती की बहू, हमरे मरद को देखी हो का? सामान लाने दुकान भेजे रहे, अब ही तक लौटे नाही। अरे वाह, क्या बात है, मिल गया मौका लड़ाई की एक लहर लगाने का। हाँ रंगीली चाची, मैंने देखा था तिवारी चाचा को, और तो और मैंने उन्हें टोका भी था कि चाची बुला रही होंगी, मगर उन्होंने कहा, अरे का कहा ससुरे ने, तू एक बार हमके बता। हमरी महरिया हमरी जिंदगी खा गई, हमरा बस चले तो उसको मटरू की बिजली के साथ बांध कर छपरा छोड़ा है, ऐसा कहा उन्होंने। फिर क्या था, रंगीली माया की मथराई में आकर रसोई से बेलन लेकर निकल पड़ती है पति की खोज में, और दुकान पर ही उसकी सुताई शुरू कर देती है। अरे मोरी अम्मा, अरे ई का होई गवा रंगीली, अरे भोर सवेर भांग खाली हो का हो, अरे खुले आम मोहल्ले में अपने मर्द को काहे मार रही हो? तू हमको हमारी भैंसिया के साथ बांधोगे, चिमखी आदमी? अरे मगर, अरे अगर मगर को मारो गोली, तुम तो आज घर चलो। इस तरह देवर देवरानी में झगड़ा करवाने के बाद भड़काऊ जेठानी मोहल्ले में भी महाभारत कराती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, जिसके साथ जेठानी की लड़ाई करवाने की बुरी आदत बढ़ती चली जाती है। कभी देवर देवरानी में झगड़ा करवाती है तो कभी मोहल्ले के पड़ोसियों में मारपीट करवाती है। एक दिन की बात है, मैंने सभी में फूट डालकर लड़ाई करवाई, सिवाय सासू माँ और ससुर जी के। बहुत दिन से ससुर जी और माँ जी को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते नहीं देखा, इसीलिए महाभारत का मजा किरकिरा है। भड़काऊ जेठानी को इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी देवरानी ने उसकी साजिश सुन ली थी। अच्छा, तो ये जेठानी जी ही हैं जो सभी में झगड़ा झंझट करवाती हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ये लड़ाई की लहर सुलगती कैसे है। जेठानी कमरे से बाहर आ ही रही होती है कि तभी ससुर बोलता है, अरे बड़ी बहू, अरे जरा ये डाई घोल कर तो ले आओ। हाँ, वो क्या है कि तेरे ससुर के बालों को सफेदी ने घेर लिया है। हाँ। क्यों नहीं ससुर जी, आपका हुक्म सराखों पर। जेठानी सीधे अपनी सास के पास आती है और बोलती है, माँ जी ये लीजिए। अरे बहू, तू ये मुझे क्यों दे रही है? ससुर जी ने कहा है कि इस गोदरेज से अपने गंजे सफेद सर की लिपाई पुताई कर ले। सास माया की वाकूट नीति का शिकार हो जाती है और भड़कते हुए ससुर के पास आती है। क्यों प्रीतम प्यारे, जवानी के दिनों में मुझ में तुम्हें नरगिस और नूतन नजर आती थी, और आज मैं बुढ़िया बन गई। अरे भाग्यवान, बेफिजूल काहे भड़क रही हो? अच्छा, इतनी बड़ी बात तुम्हारे लिए बेफिजूल है तो तुम क्या हो, कचरे की पेटी? आए बड़े अमिताभ बच्चन। सास ससुर देर तक झगड़ते हैं, जिसे देखकर देवरानी बोलती है, जेठानी जी को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना ये अपने ही हंसते खेलते घर संसार की खुशियों को आग लगा देंगी। एक रात की बात है जब माया का पति मुंह लटकाए घर लौटता है। प्रवीण, आ गए आप? आज बड़ी देर लगा दी, कामकाज ज्यादा था क्या? तुम क्या प्राइम मिनिस्टर हो माया, जो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता फिरूं? तुम्हारे सवालों के पूछताछ से मेरा पेट भर गया है। प्रवीण माया को फटकार कर सोने चला जाता है। उस दिन के बाद से ये रोज की बात हो गई थी। माया और उसके पति में लड़ाई का माहौल रहने लगा था। माया की पलकें हर पहर आंसू से भीगी रहती थी। तभी एक दिन वो अपने किए पर पछताती हुई खुद से बोलती है, शायद ये दिन दिखाकर भगवान मुझे ये जता रहा है कि मैंने कितने लोगों के बीच लड़ाई करवाई है, इसीलिए आज मेरे और प्रवीण के बगैर किसी कारण के इतनी अनबन है। माया अपनी बुरी आदत पर पछता ही रही थी कि देवरानी बोलती है, देर आए दुरुस्त आए। शुक्र है जेठानी जी, आपको ये एहसास तो हुआ। दीप्ति, तुम ये प्रवीण, तुम तो ऑफिस गए थे ना, कहीं वहां भी लड़ाई करके तो नहीं लौट आए? नहीं माया, आई एम सॉरी। कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई का ड्रामा किया है। ड्रामा? मगर क्यों? ताकि आपकी भटक खुले कि आपने अपनी झूठी चुगलखोरी से कितने लोगों की खुशियों में खलल डालकर उनमें लड़ाई करवाई है। आपके भड़काऊ बातों ने कभी मेरे और अनुराग तो कभी सासू माँ और ससुर जी के बीच लड़ाई की लपटें लगाई है, जो गलत है।
अपनी देवरानी की बातें सुनकर जेठानी का सर शर्म से झुक जाता है और उसकी पलकें भीग जाती है। सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी लड़ाई कराने की बुरी लत से मैंने आप सभी के बीच कितनी बार झगड़ा कराया। चुप हो जा माया बहू, और फिर कभी किसी के बीच फूट ना डालना, क्योंकि लड़ाई की लपटें अक्सर आग लगाने वालों को ले डूबती है। उस दिन माया मोहल्ले के हर परिवार से माफी मांगती है, जिसके बाद से माया अपने परिवार वालों के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। अरे कितनी ठंड है रे बाबा, अगर इतनी ठंड में नहाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आज बिना नहाए ऑफिस जाऊंगा। जैसे ही हैरी बाथरूम से बाहर निकलता है, उसकी पत्नी अनन्या उसे देखते ही कहती है, अगर आज आपने नहाने में कोई बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भगवान, क्यों तुम मुझ पर इतने जुल्म कर रही हो? अरे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर मैं नहा लूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जरा पानी देखो कितना ठंडा है। उई, 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 उई। अरे तो किसने कहा कि ठंडे पानी में नहाओ? अरे तुम नहाने के लिए पानी को गर्म भी तो कर सकते हो। लेकिन पानी कैसे गर्म करूं? पानी गर्म करने के लिए मुझे बहुत इंतजार करना होगा। इंजीनियर होकर मुझसे ये पूछ रहे हो? खुद कोई उपाय ढूंढ लो। ऐसा कहकर अनन्या रसोई में रोटियां बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद हैरी अपने बाथरूम में जाता है और सोचने लगता है, अब मैं इस पानी को कैसे गर्म करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हैरी बाथटब के अंदर भरे हुए पानी में हाथ डालकर देखता है, जिसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते उसे एक आइडिया आता है। अरे जब मैं एक इंजीनियर हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं इस पानी को मिनटों में गर्म कर सकता हूं, और वो भी बिजली से। हैरी एक लोहे की रॉड लेकर आता है, जिसके बाद वह उसमें बिजली के तार जोड़कर बाथटब में डाल देता है और बिजली के तारों को बोर्ड में लगा देता है। मुझे लगता है ये आइडिया बहुत जल्दी काम आएगा। जरा देखूं तो सही पानी कितना गर्म हुआ है। जैसे ही हैरी बाथटब के अंदर हाथ डालता है, उसे बिजली का एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके चलते वो बहुत दूर जाकर गिरता है। हाय रब्बा, ये क्या? मेरी तो कमर टूट गई। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि अगर मैं पानी के अंदर बिजली का तार डालूंगा तो उससे मुझे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हे भगवान, मेरी तो बिल्कुल मति भ्रष्ट हो गई है। तभी हैरी को रोते हुए देख उसकी पत्नी अनन्या उसकी ये हालत देखते ही जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, हे भगवान, कैसे मर्द हो तुम? तुमसे तो नहाया भी नहीं जाता। अरे तुमसे अच्छे तो पड़ोस वाले हैं। सुबह ही उठकर अपनी पत्नियों से पहले नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और अपने ऑफिस जाते हैं, और तुम्हें तो ठंड इतनी लगती है कि तुम ठंड के चक्कर में नहाना ही छोड़ दो। हे भगवान, तूने कैसी पत्नी दी है मुझे? एक तो मेरी मदद नहीं करती, ऊपर से मुझे जबरदस्ती नहलाती रहती है। इससे अच्छा होता कि मैं शादी ही नहीं करता। अनन्या उसकी बात सुन लेती है और वह गुस्से से कहती है, क्या कहा तुमने मेरे बारे में? अरे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे तुम जो कहोगी मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे नहाने के लिए तो मत बोलो। हैरी को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख अनन्या उससे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद हैरी बिना नहाए ही ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद उसके अंदर से पसीने की बदबू आती है, जिसके चलते उसके सभी दोस्त कहते हैं, क्या बात है भाई, आज नहाए धोए नहीं हो क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे वो तो तुम्हारे इस ब्रांडेड परफ्यूम की वजह से समझ आ रहा है। इतनी तेज महक रहा है कि क्या बताऊं। क्या कहा? परफ्यूम? लेकिन मैंने तो कोई परफ्यूम ही नहीं लगाया। हे भगवान हैरी, तुझ में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। अरे ये सारी बदबू तेरे शरीर के पसीने से आ रही है। अरे एक दिन नहा लेगा तो क्या चला जाएगा तेरा? अरे अब तुम्हें क्या पता एक मर्द का दर्द। इतनी ठंड लगती है कि क्या बताऊं। जरूरी नहीं कि हर मर्द को दर्द नहीं होता, मुझको तो बहुत दर्द होता। हैरी का रोता हुआ मुंह देखकर उससे कोई कुछ नहीं कहता, जिसके बाद ऑफिस के सभी लोग अपने मुंह पर मास्क लगाकर बैठ जाते हैं। शाम होते होते जब हैरी ऑफिस से बाहर निकलता है तो वह ठंड में ठिठुरते हुए एक नदी के किनारे से गुजर रहा होता है, जहां वह कई सारे लड़कों को नहाते हुए देखता है। हे भगवान, इन लोगों को देखकर तो मुझे ही ठंड लग रही है। ये बेचारे इतनी ठंड में, और वो भी शाम के वक्त, इस नदी के किनारे कैसे नहा रहे हैं? मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। आखिर मैं एक इंजीनियर हूँ। तभी हैरी को एक आइडिया आता है। वह पास में लगे हुए बिजली के खंभे के तार निकालता है और नदी में डाल देता है, जिसके चक्कर में नदी में नहा रहे सभी लड़कों को एक जोरदार करंट लगता है। अरे ये तो हैरी है। हे भगवान, ये तो खुद भी नहीं नहाता और हमें भी नहीं नहाने दे रहा।
एक काम करते हैं, आज इसे पकड़कर नदी में फेंक देते हैं, कम से कम इस बहाने नहाएगा तो सही। नदी में से निकलकर सभी लड़के हैरी को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर नदी के अंदर फेंक देते हैं, जिसके चलते हैरी पानी से पूरी तरह भीग जाता है और ठंड से अपने दांतों को किटकिटाने लगता है। अरे तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई? अरे कितनी ठंड हो रही है, अब मैं ऐसे घर पर कैसे जाऊंगा? एक तो मैं तुम्हारा भला सोच रहा था और तुमने मुझे ही पानी में धो दिया। अरे तुम हमारा भला कर रहे थे या तुम हमें जान से मार रहे थे? अगर तुम ऐसे बिजली के नंगे तार पानी में डालोगे तो हम जान से भी जा सकते हैं। एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से हम लोग नदी में नहा रहे थे, ऊपर से तुमने हमें 440 वोल्ट का झटका दे दिया। देखो अभी भी हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हैं। हैरी वहां से थिरथिराते हुए निकल जाता है, जिसके बाद वह अपने घर पहुंचता है। उसकी ये दुर्दशा देखकर अनन्या हैरान रह जाती है और उससे कहती है, अरे ये क्या, ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? वैसे तो तुम्हें नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम बाहर से इतनी ठंड में भीगते भीगते आ रहे हो। हैरी अनन्या की किसी भी बातों का जवाब नहीं देता और वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक जाता है। हे भगवान, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुमने तो सारे बिस्तर भिगो दिए। अब चुपचाप यहाँ से उठो और जाकर बाथरूम में नहा लो। अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अरे तो मैं से आगे तो बढ़ो। तो मैं ठंडे ठंडे पानी की बाल्टी लाकर तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूंगी। अरे भाग्यवान, तुमने मेरी अनोखी जान खा रखी है। मेरे सिर पर तांडव करना बंद करो, मैं जा रहा हूँ नहाने। हैरी अनन्या से ऐसा कहने के बाद बाथरूम में घुस जाता है और पूरे 1 घंटे तक ठंडे ठंडे पानी को दूर से खड़ा हुआ देखने लगता है। मुझे अपने आप को हौसला देना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को हौसला नहीं दूंगा तो फिर मैं नहा भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे कोई अच्छा सा गाना गाना चाहिए। हाँ, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हे भगवान, हौसला तो मिल नहीं रहा, ऊपर से इस गाने से और ठंड बढ़ रही है। अनन्या बाथरूम के बाहर खड़ी होकर बाथरूम का दरवाजा खटखटा कर बोलती है, अरे अब गाना ही गाते रहोगे या फिर नहाओगे भी? पता नहीं कैसा पति दिया है भगवान ने जिसे नहाने से इतना डर लगता है। अनन्या बाहर बड़बड़ाते हुए ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी हैरी बाथरूम का दरवाजा खोलता है और अनन्या से कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहा कर ही रहूंगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हैरी बाहर से कुछ लकड़ी और कोयले ले आता है, जिसके बाद वह उन सभी लकड़ी और कोयले को बाथ टब के नीचे लगा देता है और लकड़ियों को जला देता है, जिसके चलते धीरे धीरे बाथ टब का पानी गर्म होने लगता है। आखिरकार अब मैं अच्छे से नहा सकता हूँ। उस दिन हैरी बाथ टब के अंदर घुसकर अच्छे से नहाता है, जिसके बाद अब उसे जब भी नहाना होता है तो वह अपने बाथ टब के नीचे ही लकड़ियां और कोयले जलाकर पानी को गर्म कर लेता है और फिर नहाता। दिनेश की शादी गंगा से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद गंगा ने एक बेटी को जन्म दिया, मगर बदकिस्मती से उस जननी का जीवन मौत का कौर हो गया। जिसके बाद दिनेश ने अपनी दूध मुही बेटी के लिए शारदा से दूसरी शादी की, मगर जूही सिर्फ 10 साल की है। जूही की सौतेली माँ शारदा उस बच्ची पर बहुत ज्यादा ज्यादती करती है। जूही, ओ जूही, अरे ओ नासपीटी, कहाँ मर गई? लगता है आज इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। इतने के बाद जूही की सौतेली माँ गुस्से में बड़बड़ाती हुई कमरा टटोलने लगती है, जहाँ जूही उसके कमरे के ड्रेसिंग टेबल पर खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशियों की बड़ी झिलमिलाहट थी, जो उस झुमके की थी जो उसके हाथों में था। अरे वाह, ये झुमका कितना चमक रहा है और इसकी बनावट भी कितनी बेहतरीन है। ओह कमबख्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे झुमके छूने की? सफाई के बहाने दराज की खोजबीन होती है, तभी मैं सोचूं कि तुझे मेरे ही कमरे में इतना समय क्यों लगता है। चोटी कहीं की, आज तेरी खैर नहीं। ठहर तू। ताव में आकर शारदा फर्श पर पड़े झाड़ू से जूही को बहुत मारती है। माँ, मुझे मत मारो माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ छोड़ दो, मैं फिर कभी आपके झुमके नहीं छूंगी। जूही की आवाज सुनकर उसका पिता दिनेश दौड़ता हुआ वहाँ आता है और सौतेली माँ के जुल्म के कारण जूही अपने पिता को जकड़ लेती है। अरे शारदा, कैसी कसाई औरत हो तुम? तुम्हारे सीने में दिल है कि पत्थर?
अरे इतना जुल्म तो कोई जानवर पर भी नहीं करता, फिर जूही तो तुम्हारी बेटी है। कभी नहीं, इस नागिन से मेरा कोई नाता नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी बेटी के जीवन में सौतेलेपन का जहर घोलोगी तो मैं कभी दोबारा ब्याह न चाहता। शायद तुम्हारे इसी सौतेलेपन के चलते तुम्हारी कोख सूनी रह गई। दिखा दी ना अपनी जात। सारे फसाद की जड़ ये जूही है, जिसके कारण हमारे बीच खिटपिट होती रहती है। काश कि यही अपनी माँ के साथ मर जाती। ये पहली दफा नहीं था जब दिनेश ने शारदा का सौतेला स्वभाव देखा हो। शुरुआत से ही उसने शारदा के मन फिराव करने की कोशिश की, मगर शारदा के सौतेलेपन में कोई फर्क न आया। दिन बीतते गए, दिनेश दुनिया को अलविदा कह गया, जिसके बाद शारदा का सौतेलापन शिखर पर चढ़ गया। वो आठों पहर जूही को मारती पीटती रहती। जूही अक्सर अपनी माँ की तस्वीर को सीने से सटाकर दिन भर का हाल बताती। माँ, तुम मुझे अनाथ छोड़कर तारों के देश में क्यों चली गई माँ? सौतेली माँ कभी भी मुझसे मीठे मुंह बात नहीं करती। अब तो तुमने बाबूजी को भी अपने पास बुला लिया। आपकी बेटी बिल्कुल अकेली पड़ गई माँ। जूही देर रात बातें करके गहरी नींद में समा जाती है। सवेरा होते ही उसकी सौतेली माँ बेचारी बच्ची पर बाल्टी भरकर पानी डालकर बोलती है, कामचोर, कमबख्त, सूरज सर पर चढ़ाया और लाडो रानी नींद के मजे लूट रही है। चल काम कर, मैं बाहर जा रही हूँ। मेरे आने तक सारा काम चकाचक मिलना चाहिए, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। अपनी सौतेली माँ के जाते ही जूही के मन में उथल पुथल मच जाती है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सारा दिन काम करके खाने में माँ की मार के सिवा मिलता ही क्या है? इससे अच्छा तो मैं बाहर भटकती हुई चैन से मर जाऊं। उस पर जूही के शब्दों में उसका दुख सांझे तौर से जाहिर हो रहा था। वो झटपट से अपनी माँ की तस्वीर लेकर घर से निकल पड़ती है। उस पल उसकी आंखों में छटी हुई आजादी की उड़ान आकाश के परिंदे की तरह चहक उठी थी, मगर बदकिस्मती से उसकी सौतेली माँ उसे बीच रास्ते पर टकरा गई। जूही, तू यहाँ क्या कर रही है? करम जली, अच्छा तो तू अपनी इस मरी हुई माँ की तस्वीर के साथ घर से भागने की फिराक में थी। आज तो तेरी खैर नहीं। जूही की लाख गिड़गिड़ाहट के बाद भी सौतेली माँ उसकी एक नहीं सुनती और उसकी माँ की तस्वीर को तोड़कर बोलती है, अब से तू इसी कमरे में बंद रहेगी, तभी जाकर तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। जूही रोती रोती सो जाती है। तभी आधी रात वो तस्वीर जुड़ जाती है और उसके अंदर से एक बड़ी रोशनी के साथ एक जादुई झुमके का जोड़ा बाहर आता है, जिसके साथ उसकी सौतेली माँ की आत्मा उसके सामने खड़ी हो जाती है। डरो मत जूही, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ममता। ये मेरे जादुई झुमके हैं, जिसे मैं तुम्हें देती हूँ। आज तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेंगे ये। जब भी तुम इससे कुछ मांगोगी, ये तुम्हें वो देगा। एकाएक उसकी माँ गायब हो जाती है और जूही उस जादुई झुमके को एक टक निहारती हुई बोलती है, क्या सचमुच में ये झुमके जादू जानते हैं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या ये जादुई झुमके मुझे खाना दे सकते हैं? जूही के इतना कहते ही जादुई झुमके के चारों ओर एक बड़ी चमचमाहट के साथ इठलाते हुए अपने अंदर से भांति भांति के स्वादिष्ट खाने की भरमार कर देता है, जिसे देखकर अनाथ जूही की आंखें झिलमिला उठती हैं। अरे वाह, ये जादुई झुमके तो जिंदगी जैसे कमाल करते हैं। आज कितने वक्त बाद मुझे इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। जूही खुशमन से खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह सारा कामकाज खत्म कर देती है, जिसे देखकर उसकी सौतेली माँ सोच में पड़ जाती है। मैंने तो इसे खाने को एक दाना भी नहीं दिया था, फिर भी इसके चेहरे पर भूख की ललक के बजाय ये खिलखिलाहट कैसे है? अरे ओ मेरी सौतेली बेटी, सुन तो जरा। जी माँ, आपने बुलाया? इतनी खुश क्यों है तू? रात की मार भूल गई है क्या, या फिर जिनका चिराग हाथ लग गया है तेरे? अपनी सौतेली माँ का ये सवाल सुनकर जूही बोलती है, अगर माँ को जादुई झुमके की बात पता चल गई तो वो मुझसे झुमके छीन लेंगी। जूही जादुई झुमके का राज छिपाने के लिए झूठ बोल देती है, जिसके बदले में उसे मार पड़ती है, जिससे जूही के शरीर पर खूब सारे चोट के निशान उभर आते हैं। जानते हो जादुई झुमके,
आज सौतेली माँ ने मुझे बहुत मारा, मगर मुझे दुख से ज्यादा खुशी है कि मैंने अपनी माँ के जादुई झुमके को बचा लिया। अपनी सौतेली माँ के जुल्म को भूलकर जैसे ही जूही वो जादुई झुमके पहनती है, उसका सारा शरीर जादुई झुमके के तेज तीखी चमचमाहट से भर जाता है, जिसके बाद उसके शरीर के सारे घाव जैसे सुंदर शरीर में घुल जाते हैं। ये क्या, इस जादुई झुमके ने तो मेरे सारे जख्म भर दिए। मेरा शरीर पहले की तरह बेदाग और सुंदर हो गया है। जादुई झुमके, क्या तुम मुझे सुंदर कपड़े दे सकते हो? मेरे सारे कपड़े फटे पुराने हो गए हैं। जूही के मन की ये अभिलाषा जानकर जादुई झुमके के अंदर से तेजोमय प्रकाश कमरे के चारों ओर भर जाता है और झुमके के अंदर से सुंदर सुंदर कपड़े निकलने लगते हैं। बस अब तुम रुक जाओ जादुई झुमके, मेरे लिए इतने कपड़े बहुत हैं। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। जादुई झुमके के होने से जूही अपनी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करती। एक दिन उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा इंसान हाथ पसारते हुए बोलता है, अरे सुनो बेटी, घर में कोई बड़ा है तो बुला दो। मुझ बूढ़े की मदद करो, कई दिनों का भूखा हूँ। थोड़ा खाना और सर्दी काटने का जुगाड़ कर देती तो भगवान भला करता। ये सुनकर जूही फुसफुसाती हुई खुद से बोलती है, सौतेली माँ तो इन बूढ़े काका की मदद करने से रही, और अगर मैं इन्हें जादुई झुमके से खाना देती हूँ तो वो भी 2 वक्त में खत्म हो जाएगा। सुनो जादुई झुमके, क्या तुम अपनी जैसा सोने का झुमका दे सकते हो? जूही के इतना कहते ही जादुई झुमके से सोने के कई सारे झुमके निकलने लगते हैं। ये लो बूढ़े काका, अब आपको अपना पेट भरने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। इन सोने के झुमके को बेचकर आपकी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। जैसे ही बूढ़ा वहाँ से चला जाता है, सामने खड़ी सौतेली माँ कहती है, अच्छा, तभी मैं सोचूं कि लाडो रानी के ठाट कैसे बदल रहे हैं। ला दे ये जादुई झुमका, ये हाथों में नहीं बल्कि कानों में शोभता है। माँ, मेरा झुमका मुझे लौटा दो, ये मेरी माँ की निशानी है। शारदा जूही की एक नहीं सुनती और उन जादुई झुमकों को जैसे ही अपने कानों में पहनती है, जादुई झुमके उसके कानों से कटकर जमीन पर गिर जाते हैं। अरे माँ, मेरे कान कट गए। ये जादुई झुमके हैं कि झंझट आई। सही कहा है लोगों ने, जिसका सामान उसको ही साजे और दूजा करे तो ठेंगा बाजे। शारदा उस जादुई झुमके को झुंझलाहट के साथ दूर कर देती है और जादुई झुमका हमेशा के लिए जूही के पास ही रहता है। मगर अपने कानों के कट जाने के बाद शारदा को बड़ा सबक मिलता है, जिसके बाद से शारदा जूही को कभी परेशान नहीं करती। शारदा जूही से अपनी की गई गलतियों के लिए माफी भी मांगती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।